महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीएस इंजीनियर का मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसमें हम सल्तनतकालीन स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि सल्तनत काल में जो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान हुए उनके समय में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, विभिन्न इमारतों का जो निर्माण हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे। इसी तरह से खिलजी कालीन स्थापत्य कला, तुगलक कालीन स्थापत्य कला एवं सैयद लोदी कालीन स्थापत्य कलाओं के साथ साथ हमें सूर्य राजवंश की शेरशाह सूरी के समय बनाई गई इमारतों का भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम, चूँकि तुर्क जो विजेता थे भारत में आए और भारतीय राज्यों को जीता और वो अपनी साथ ही स्थापत्य की नई शैली भी लाए जिसको सात सैनिक या इस्लामी स्थापत्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। मध्य एशिया के जो तुर्क थे उन्होंने भारत विजय के पूर्व ही फ्रांस, अक्सेनिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिमी यूरोप की स्थानीय शैलियों तथा दूसरी ओर अरबी शैलियों के मिश्रण से एक नवीन शैली का निर्माण वे कर चुके थे जो सौरसैनिक या इस्लामी स्थापत्य शैली के नाम से वह जानी गई। जब तुर्क विजेताओं ने भारत को जीता उस समय भारत में भी काफ़ी समय से अपनी एक स्थापत्य शैली का निर्माण हो चुका था जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी थी। इसी तरह से जैसे कि शिल्प सौष्ठव, अलंकरण पद्धति का महत्व, इसके साथ ही वह विषयों की जो प्रधानता थी हिंदू शैली में उसके एक अपना महत्व था। ये हिंदू शैली की कुछ विशेषताएं थी जिसमें अलंकरण पद्धति और विषयों को काफ़ी स्थान दिया जाता था। वहीं जो मुस्लिम या इस्लामी स्थापत्य शैली थी उसमें मेहराब, जिसकी नोकदार तिपतिपिया मेहराब, इसी के साथ जो डांटदार छतें द्वारा जो मेहराब, डांटदार छत वाले मेहराब, अठपहला पद्धति के इमारतें, इसी तरह से गुंबज, मीनार, ये इस्लामी जो सौरसैनिक शैली थी उसकी एक अपनी विशेषताएं थी। कालांतर में स्थापत्य शैली के अंदर हिंदू शैली एवं इस्लामी शैली का समन्वय हुआ जिसके परिणाम स्वरूप एक भारतीय शैली का निर्माण हुआ जिसको इंडो इस्लामिक शैली के नाम से भी जाना जाता था। तुर्क शासकों और बाद में मुगल शासकों के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया स्थापत्य के क्षेत्र में उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों शैलियों के निर्माण से अनूठी भवन निर्माण कला का विकास हुआ, भवन निर्माण कलाओं का विकास हुआ। थोड़ा सा हम दोनों शैलियों में कुछ अंतर भी देख लेते हैं। कुछ अंतर थे, मोटा मोटा अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे हिंदू स्थापत्य कला के अंदर अलंकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता था जबकि इस्लामी स्थापत्य में सादगी को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता था, यानी कि सिंपलता को थोड़ा सा रखा जाता था। जबकि हिंदू स्थापत्य शैली में अलंकरण, आपने प्राचीन जो भवन, मंदिर, धार्मिक स्थल जो देखे होंगे उसमें अलंकरण काफ़ी किया जाता था, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसी तरह से हिंदू मंदिरों के ऊपर शिखर हुआ करते थे जबकि मुस्लिम मस्जिदों के ऊपर क्या हुआ करते थे, गुंबद हुआ करते थे। इसी तरह से हिंदू शैली में मजबूती और सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था जबकि इस्लामी स्थापत्य कला में विशालता, स्थान की अधिकता और सरलता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसी तरह से जो हिंदू स्थापत्य शैली में जो मंदिरों के गर्भगृह हुआ करते थे उसमें प्रकाश और वायु का आगमन ना के बराबर ही होता था, जबकि इस्लामी स्थापत्य शैली में जो मस्जिदें हुआ करती थी वहाँ पर प्रकाश और हवा का ज़्यादा आवागमन रहता था, उनमें ज़्यादा उस रोशनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसी तरह से हिंदू जो शैली थी उसमें स्तंभों और पाटों की विशेषताएं थी उनके निर्माण का, स्थापत्य निर्माण में, जबकि जो मुस्लिम स्थापत्य शैली थी उनमें गुंबजों और मेहराबों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली के समन्वय से पहले इनके जो विशेषताएं थी, इनके कुछ विशेषताएं थी और इनके अंदर जो अंतर था
दोनों शैलियों में, उसके ऊपर हमने अभी आपसे चर्चा की। इसके बाद हम देखते हैं सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की स्थापत्य कला। गौरी के उत्तराधिकारी जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, उन्होंने सबसे पहले भारत में तुर्क इमारतों का निर्माण करना शुरू किया। 1197 ईस्वी की बात करते हैं। 1197 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसमें जो स्थापत्य शैली थी उसमें हिंदू शैली के साथ साथ मुस्लिम शैली के समन्वय को पहली बार देखा गया, जिसमें मुस्लिम शैली के रूप में मेहराबदार दरवाज़ों इसके अंदर बनाए गए। साथ ही जो दीवार थी, उन दीवारों के ऊपर मेहराबों के ऊपर जो दीवारें थी उन पर कुरान की जो आयतें सूक्तियाँ जो लिखी गई वे भी उस पर नज़र आती है। इसके अतिरिक्त जो मेहराब की जो सजावट है इस मस्जिद की, उस पर हिंदू शैलियों की छाप थोड़ी सी हमें इस पर मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहला ही भवन था उस पर हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय, हमें इंडो इस्लामिक शैली का समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, हालांकि उनकी मौत तक इसका निर्माण कार्य अधूरा ही रहा था। इस कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, जो 1232 तक इसका पूरा निर्माण करवा चुके थे और उसकी ऊंचाई लगभग 225 फीट तक थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक आते आते हम देखते हैं कि उन्होंने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की जगह 2 मंजिलें और बनवा दी और इसकी ऊंचाई में भी परिवर्तन आ गया। अब इसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट हो गई। इस कुतुब मीनार की जो आकृति वृत्ताकार आकृति में है और इसकी जो व्यास है नीचे आधार पर वो लगभग 46 फीट के आसपास है और ऊपर हम जब देखते हैं शिखर पर तो लगभग ये 10 फीट का व्यास की आकृति में बना हुआ है। नेट पर आप जाके सर्च भी कर सकते हो, दिल्ली जाना हो तो आप देख के आ सकते हो कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर या उसके कुछ अवशेषों को हटाकर वहाँ पर एक 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया, उस पर गुंबद आदि बनाई गई। लेकिन उसमें हमें उनके पिल्लरों पर, उन पर स्तंभों पर बहुत सारी हिंदू शैलियों की छाप नज़र आती है। क्योंकि वो पहले ही संस्कृत विद्यालय था तो इस आधार पर उसकी शैली से उसमें उन्होंने ज़्यादा परिवर्तन ना करके उन्हीं सामानों को, उन्हीं अवशेषों को उसमें प्रयोग कर लिया था। इसलिए दोनों शैलियों का समन्वय उस इमारत में भी हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बात करें तो इल्तुतमिश के समय की बात करते हैं। इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ने स्वयं, उनके जो बेटे थे, बड़े ज्येष्ठ पुत्र था उनका नासिरुद्दीन महमूद, उन्हीं के समय इल्तुतमिश के काल में ही उनका देहांत हो चुका था और उसके परिणाम स्वरूप बाद में इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण करवाया था। नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कुतुब मीनार से लगभग 2 से 3 मील की दूरी के आसपास स्थित है। मलकापुरा नामक स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। इस मकबरे की भी अपनी एक विशेषता है, इसमें भी हमें हिंदू मुस्लिम या इंडो इस्लामिक शैली के प्रभाव की विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे कि इस मकबरे में जो खंबे हैं और खंभों के ऊपर जो शिरोभाग बने हुए हैं उनके ऊपर साफ स्पष्ट तौर पर हिंदू शैली का प्रभाव नज़र आता है, या हिंदू शैली की द्वारा ही वे बने गए हैं। इसी तरह से जो बाकी के जो विशेषताएं मकबरे की, जैसे कि मेहराब हैं और गुंबद है, वे सब मुस्लिम शैली से प्रभावित है। इस प्रकार से नासिरुद्दीन महमूद के जो मकबरा है उसमें हमें हिंदू मुस्लिम शैली की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसी तरह से हम इल्तुतमिश के जो स्वयं का मकबरा है उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। ये भी दिल्ली में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर में का बना हुआ ये मकबरा है। कौन से पत्थर का? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ ये मकबरा है। इस मकबरे की अपनी एक विशेषता है, इसमें चारों ओर से वर्गाकार आकृति में बना हुआ है, चारों ओर से इसमें मेहराबदार दरवाजे हैं। एक बार आपको बता दूं कि मेहराब, एक तो मेहराब इस तरह हुआ करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा कोई दरवाजा कौन नोकदार, ठीक है ना, ये दरवाजा है किसी इमारत का इस तरह का,
थोड़ा सा गोला दिया होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से कुछ ऐसे हुआ करते हैं, पुराने मकानों में नजर आते हैं हमें, इस तरह की, इनको भी मेहराब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहराब। इसी तरह से गुंबद तो आप सब जानते होंगे, गोल आकृति में हुआ करती थी इमारत के बीच में, किसी भी इमारत के बीच में गुंबद, ये हुआ करती है। ताजमहल आपने देखा होगा, ताजमहल के अंदर एक बड़ा उनके चारों ओर मीनार है और बीच में जो गुंबद है उसी को बोलते हैं। बाद में इसमें ये गुंबद का जो कला है गोल करने की, वो इस्लामिक शैली से प्रभावित है। और इसमें कभी आपने देखा होगा ताजमहल में एक उल्टा कमल इस तरह से, आमला जिसको बोलते हैं, वो प्रभावित है। ऊपर रखा हुआ उल्टा कमल की आकृति का या कलश जिसको बोलते हैं हम, वो हिंदू शैली की विशेषताएं हैं। इस प्रकार से इंडो इस्लामिक शैली के माध्यम से सल्तनत काल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ, जो हिंदू मुस्लिम शैली की विशेषताओं को जाहिर हमारे सामने करता है। इल्तुतमिश के मकबरे की हम बात कर रहे थे। उनका मकबरा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है पूरा, और चारों ओर से उनके में इस तरह के मेहराब बने हुए हैं। लाल बलुआ पत्थर का है, चारों ओर से उनके मेहराब बने हुए, रास्ता दरवाजे के ऊपर। और इस मकबरे की एक विशेषता है जो भारत में पहले नहीं देखने को मिलती थी, वे थी स्क्विंच वाली विशेषताएं। एक स्क्विंच पद्धति, स्क्विंच पद्धति का इसमें उपयोग किया गया। स्क्विंच पद्धति के बारे में आपको बता दूं, कोई भी वर्गाकार वस्तु है, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे बताता हूँ आपको, कोई भी वर्गाकार, ये वर्गाकार है, मान लो इसका मकबरा है, तो इन कोनों को गोल देने के लिए, कोई कमरा है, कोई कमरे को के कोनों को गोलाकार देने के लिए स्क्विंच पद्धति का उपयोग किया जाता था। तो इल्तुतमिश के मकबरे की विशेषता ये है कि उन गोलाकार कमरे में गोलाकार उसका मकबरा बना, उस कमरे को गोलाकार आकृति देने के लिए मेहराब बने हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह। तो इसको गोलाकार एक तरह से दे दिया गया उन्होंने, इस पर मेहराब बना दी गई। ये बोलते हैं स्क्विंच पद्धति। इस पद्धति का निर्माण का उदाहरण देखने को मिलता है इल्तुतमिश का मकबरा। आगे समझ में, यानी कि कोई गोलाकार कमरे के कोनों को गोलाकार देने के लिए उसमें मेहराब बनाए गए थे एक्स्ट्रा रूप से स्क्विंच पद्धति के आधार पर। ये विशेषता में इल्तुतमिश के मकबरे को के देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने इल्तुतमिश, इसी तरह से आगे हम बात करेंगे बलबन की। बलबन का जो मकबरा है वे भी काफ़ी महत्वपूर्ण सल्तनतकालीन इमारतों में स्थान रखता है। कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसी के पास में मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे के जो मेहराब है उसकी जो दीवारें हैं उस पर पत्थर सटा के बनाए गए, इस तरह बनाए गए कि पत्थर एक के ऊपर एक आगे की ओर आते हुए नजर आते हैं। इस मकबरे की, बलबन के मकबरे की यही प्रमुख विशेषताएं हैं। जो दरवाजे हैं, दरवाजे के अंदर जो मेहराब बने हुए हैं ना, वो पत्थर उनके ऊपर रखे गए हैं ना, मेहराब के ऊपर। आप सर्च करके देख सकते हो नेट पे, बलबन के मकबरे के ऊपर आपको दिखाई देगा। हालांकि इतनी सुरक्षित अवस्था में तो नहीं है और मकबरों की तरह, लेकिन फिर भी वो दिखाई देता है, एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते हैं, उसकी एक अपनी विशेषता रही है। आइए अब बात करते हैं खिलजी कालीन स्थापत्य कला की। खिलजी कालीन स्थापत्य कला 1290 में खिलजी क्रांति के माध्यम से तुर्क जो जाति है खिलजी, उन्होंने खिलजी राजवंश की स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें जो मुख्य व्यक्तित्व नजर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी सेना नायक होने के साथ साथ कला प्रेमी व्यक्ति भी था। उनकी एक योजना थी जो उनके मर जाने के कारण वह मरते दम तक उस योजना को पूरा नहीं कर पाए। 1316 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी एक योजना थी दिल्ली में बहुत बड़ी क्या किया जाए, एक निर्माण किया जाए, मस्जिद का निर्माण किया जाए और बहुत बड़ी मीनार बनाई जाए। ठीक है ना, मीनार समझ लो ना, इस तरह गोल आकृति की होती है ना ऊपर,
बहुत नजर आ जाएगी, मिलान सर्च कर देना, काफ़ी ऊँची ऊँची है। ताजमहल में देखा होगा आपने, ताजमहल के चारों ओर इस प्रकार से हम नोट करते हैं ना कि उनकी ये थी कि बहुत बड़ी मीनार बनी जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण ये पूरा नहीं हो सका। फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में अलाई दरवाज़ा जैसी इमारत का निर्माण करवाया, जिसकी एक अपनी अलग विशेषताएं हैं। ये इस्लामी स्थापत्य कला के कीमती रत्न हम मान सकते हैं तत्कालीन समय पर। आज भी काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। आप नेट पर सर्च करके देखना, अलाई दरवाज़ा आपको बहुत बड़ा, बहुत प्यारा नज़र आता है। इसकी एक अपनी विशेषताएं थी। वर्गाकार कक्ष में ये बना हुआ है, चारों ओर से मेहराबदार दरवाजे बने हुए हैं, और सारी इमारत जो बनी हुई है लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। सारी जो इमारत है अलाई दरवाजे की लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, किंतु सजावट का जो काम किया गया है उसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज किया गया। जो मेहराबदार दरवाजे हैं उनके ऊपर सफ़ेद संगमरमर की पट्टियाँ लगाई गई है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उन्हीं के ऊपर कुरान की कुछ आयतें भी लिखी गई हैं। साथ ही डिजाइन जो बनाया गया है वो काफ़ी देखने लायक है, काफ़ी अच्छा हमें नज़र आता है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की इमारतों में किसका है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है अलाई दरवाज़ा। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब क्षेत्र में दिल्ली में स्थित कुतुब क्षेत्र में सीरी का एक नया नगर भी बसाया था, और वहाँ पर उन्होंने 1000 खंभों वाला महल भी बनवाया था। परंतु नगर और महल दोनों के खंडर ही हमें आज की तारीख में मिलते हैं। इसके कोई अवशेष जितने हमें प्राप्त, अवशेष जो है खंडरों के रूप में ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके अहाते में ज़मियत खाना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो इस्लामी शैली पर बनाई गई एक महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है। इस्लामी स्थापत्य कला की अलग झलक उसमें नज़र आती है। इसी प्रकार से अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने बयाना में उर्वा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसकी भी एक अपनी विशेषता है। इस प्रकार से खिलजी काल की जो स्थापत्य कला की विशेषता है उसमें सजावट को काफ़ी महत्व दिया गया है। सजावट के लिए पत्थर को अच्छे से काटकर उन पर फूल पत्तियां बनाकर, बेलें बनाकर उनको काफ़ी यूज किया गया है। और उसी विषयों के आधार पर, मतलब आप देखोगे ना इमारतें तो उन पर पत्थरों के डिजाइन अच्छे से उन्होंने बनाई है, इसकी विशेषता रही है। इसके बाद हम बात करते हैं खिलजियों के बाद तुगलकालीन स्थापत्य कला की। खिलजी काल की अपेक्षा हम बात करें तुगलक काल में खिलजियों की जो वैभवपूर्ण स्थापत्य कला थे उसका स्थान अब सादगी और सरलता ने ले लिया था, और कलात्मक दृष्टि से वो सिंपल हुआ करते थे ज़्यादा, क्योंकि उनका अपना नेचर इतना वैभवपूर्ण नहीं था, तो सिंपलता को ही, सरलता को ही ज़्यादा महत्व दिया करते थे। इसमें जो गयासुद्दीन तुगलक वंश के जो प्रथम शासक हुए हैं उनके द्वारा जो 2 इमारतों का जो निर्माण किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तुगलकाबाद नगर बसाया और नगर के अंदर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी तरह से उनका दूसरा जो इमारत थी वह तुगलकाबाद में उनका मकबरा था, गयासुद्दीन का मकबरा। मोरक्को निवासी जो यात्री थे इब्न बतूता, उन्होंने उनके महल के बारे में कुछ कहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि उनका कहना था कि गयासुद्दीन के महल की जो दीवारें उस सुनहरी ईंटों की सहायता से बनाई गई थी। जब सूर्य उदय होता था तो हम सीधी आंखों से उस इमारत को नहीं देख सकते थे। यानी कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने भी गयासुद्दीन के महल की काफ़ी प्रशंसा की है। उसकी जो बनावट और सजावट थी उसकी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। इसी तरह से हम उनके जो मकबरा है जो उनके महल के निकट ही बनाया गया था उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये पंचमुखी छोटी गड़ी जैसा नज़र आता है। ये लाल पत्थर का बना हुआ मकबरा है, लाल पत्थर का बना हुआ मकबरा है। इसकी मेहराबों के ऊपर संगमरमर, मेहराब जो दरवाजे के लिए बनाए गए थे उनके ऊपर संगमरमर की पट्टियाँ जड़ी हुई हैं और इसका विशाल गुंबज संगमरमर का बना हुआ है। मतलब वर्गाकार आकृति में ये मकबरा बना हुआ है। पंचमुखी, थोड़ा सा पंचमुखी टाइप में मकबरा है। उसका जो ऊपर गोल गुंबद है वो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। जो मेहराब दरवाजे निकले हुए चारों ओर वह
उनके ऊपर संगमरमर की पट्टियाँ लगाकर उसको सजावट का दिया गया है। इसी तरह से शिखर, इस मकबरे की एक विशेषता ये है कि शिखर के ऊपर हिंदू शैली से प्रभावित कलश, जिसको आमलक भी बोलते हैं शैली की भाषा में, स्थापत्य की भाषा में, उसको उपयोग किया गया। इससे पहले ऐसा उपयोग इस स्थापत्य, मुस्लिम स्थापत्य कला में देखने को नहीं मिलता, जो गियासुद्दीन के मकबरे में हमें देखने को मिलता है। इसके जो उत्तराधिकारी मोहम्मद तुगलक, उन्होंने इतनी इमारतों का निर्माण नहीं किया। उनके द्वारा जो तुगलकाबाद नगर बसाया गया वही था, और दौलताबाद राजधानी जो उन्होंने बनवाई थी नई, उस नगर का उन्होंने निर्माण करवाया था। उसकी थोड़ी सी ज़्यादा कोई इमारतों को बनाने का उनको कोई शौक नहीं था। उनके जो उत्तराधिकारी थे फिरोज शाह तुगलक, उनको स्थापत्य कला में काफ़ी रुचि थी, और उन्होंने कई नगर बसाए, नहरें बनवाई, दुर्गे बनवाए, मस्जिदें बनवाई, सड़कें बनवाई। उनको इन चीज़ों का काफ़ी शौक था, स्थापत्य संबंधित कला का। उन्होंने यमुना नदी के किनारे पर फिरोजाबाद नामक नगर बसाया था, जो फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना गया बाद में। इसी दुर्ग की एक विशेषता, इस दुर्ग में फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला दुर्ग में उन्होंने लगभग 4 दुर्ग बनवाए, और लगभग 9 के लगभग उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की एक विशेषता ये है कि दुर्ग की दीवार जो बनाई गई थी ना, उसकी जो मुंडेर आगे की ओर बनाई गई थी, और उन पर बहुत सारे सांचे बने हुए थे, जिसमें पिघली हुई धातु डाली जाती थी ताकि दुश्मनों पर वह डाली जा सके। ये एक तरह से स्थापत्य शैली में एक नई चीज़ थी, जो भारत में पहली बार एक तरह से प्रयोग की गई थी। छिद्र बने हुए थे पिघली हुई धातु डालने के लिए। दीवार के बाहर निकली हुई मुंडेरें बनी हुई थी, और उसमें बहुत सारे छिद्र बने हुए थे, उसमें पिघली हुई धातु वे डाला करते थे। एक तरह से स्थापत्य शैली में एक नई चीज़ का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक के समय किया गया था। इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक की जो इमारतें थी, उनमें 3-4 प्रमुख मस्जिदों का नाम भी आता है, जैसे कि काबा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद। ये स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी सुंदर नज़र आती है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने अपने जो प्रधानमंत्री खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनवाया था, ये मकबरा भी अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। इससे पहले जितने भी मकबरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने बनाए, वे वर्गाकार आकृति में ही बनाए गए थे। उनका जो स्तंभ होता था, चबूतरे तरह से वर्गाकार आकृति, स्तर जो होता था इस वर्गाकार आकृति का हुआ करता था। लेकिन इस मकबरे में पहली बार खान जहाँ तेलंगानी के मकबरे में फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार अठपहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अठपहला 8 सोने, इसको ऐसे कर दो आप, इस तरह से 8 आकृति वाला अष्टकोणीय आकृति का पहली बार प्रयोग किया गया। अठपहला पद्धति का मकबरा बनाया गया। ये तुर्क सल्तनत का पहला मकबरा था, जो अठपहला पद्धति के आधार पर बनाया गया था। इसके ऊपर एक गुंबद रखा गया, और चारों ओर नीचे मेहराबदार बरामदे बनाए गए। ये तेलंगानी के खानजा तेलंगानी के मकबरे की अपनी विशेषताएं थी। इसी प्रकार से सैयद और लोधीकालीन स्थापत्य कला की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस काल के दोनों राजवंशों की, तुगलक काल के बाद सैयद सुल्तान बने, सैयदों के बाद लोधी बने। दोनों राजवंशों की जो इमारतें बनी वे केवल मकबरों के लिए ही प्रसिद्ध रहीं, यानी कि इस काल में ज़्यादातर मकबरों का ही निर्माण कराया। मकबरों की भी यहाँ पर 2 शैलियाँ में नज़र आती हैं। एक खाने जहाँ तेलंगाना के टाइप्स वाले मकबरे, अठपहला पद्धति वाले मकबरे, 8 कोने वाले मकबरे नज़र आते हैं। दूसरा परंपरागत जो वर्गाकार चौकोर मकबरे बनते थे, जिनका स्तर चौकोर होता था, वह दोनों तरह के मकबरों का निर्माण इस काल में हुआ। लोधियों के काल में सिकंदर लोधी के मकबरे की एक अपनी अलग विशेषता रही है, जो अठपहला पद्धति पर बना था। ये मकबरा भी अठपहला पद्धति पर तेलंगाना खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे की तरह अठपहला पद्धति पर बना था। लेकिन पहली बार इस मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। दोहरे गुंबद, 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। इससे पहले एक ही गुंबद बनाया जाता था, लेकिन सिकंदर लोधी के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। दूसरा, 4 दीवारी से घिरे
जो शयन कक्ष की जो विशालता थी और उसकी अर्ध सजावट इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। चारों ओर चार दीवारी से घिरे हुए हैं। एक शयन कक्ष बीच में बैठने का जो होता था उसकी एक अपनी विशेषता रही है। इसी तरह से उनकी जो अर्ध सजावट है, पूरी तरह सजावट नहीं थी, बीच बीचों में सजावट की गई थी, वे अपने आप में एक अच्छी विशेषता, एक सुंदरता को जाहिर करती है, पहचान देती है। इन्हीं दो बातों को लेकर मुगल काल के बहुत सारे मकबरों का निर्माण किया गया। बाद में मुगलकालीन शासकों ने इसी मकबरे से प्रेरणा प्राप्त करते हुए अनेक मकबरों का निर्माण करवाया था। वर्गाकार जो मकबरे होते थे वो ऊंचाई में अधिक होते थे, लेकिन लंबाई चौड़ाई में वे कम होते थे। इसके ऊपर एक गुंबद है जिसके आधार पर चारों ओर कमल की पत्तियों की बेल है। कमल की पत्तियों की बेल है। इसके चारों कोनों में एक एक खंभेदार छतरी है। सिकंदर लोदी के जो मकबरे को हम देखते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके ऊपर एक गुंबद मतलब आधार पर बना हुआ है, चारों ओर कमल की पत्तियों से सजावट की गई है और चारों कोनों में छतरियां बनाई गई हैं। छतरियां चारों कोनों में वर्गाकार आकृति का है, चारों कोनों में छतरियां भी बनाई गई है, अठवेला पद्धति को ध्यान में रखते हुए। इस काल में, लोदियों के काल में निर्मित एक इमारत का काफ़ी प्रशंसा की जाती है। सर जॉन मार्शल ने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। उस इमारत का नाम है मोट की मस्जिद। एक मस्जिद है, उसका नाम है मोट की मस्जिद। इसकी अपनी एक विशेषता है मोट की मस्जिद की, जो सर्वाधिक महत्व, इसमें 5 मेहराबदार दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार हैं, दरवाजे बोल सकते हैं जिसको। जिसमें जो गुंबद बना हुआ है वो देखने में काफ़ी सुंदर है। सर जॉन मार्शल ने कहा है कि लोदियों के काल में जो सब कुछ देखने को मिलता है उनमें मोट की मस्जिद काफ़ी प्रभावित करने वाली इमारत है। इसकी चर्चा, इसकी जो प्रशंसा की है सर जॉन मार्शल ने भी की है। इसी तरह से हम लोदियों के बाद सूर्यवंश राजवंश के भी जो शेरशाह सूरी के द्वारा कुछ इमारतें बनवाई गई उसकी भी इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शेरशाह सूरी चूँकि एक योग्य प्रशासक और साम्राज्यवादी व्यक्तित्व था, लेकिन उसका कला प्रेमी व्यक्ति भी था। उसने कई इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें दिल्ली में किला है कून्हा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। किला है कून्हा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में, के पुराना किला है दिल्ली का, वहाँ पर किला है कून्हा नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। इस मस्जिद की कुछ विशेषताएं थी। इसका जो प्रवेश द्वार और गुंबद के चारों ओर की जो मीनारें हैं वे ईरानी प्रभाव से प्रभावित, ईरानी प्रभाव को अपने आप में समेटी हुई हैं। जो प्रवेश द्वार बने हुए हैं इस मस्जिद के और जो गुंबद बना हुआ है वह ईरानी शैली से प्रभावित है, ईरान की शैली से प्रभावित है। लेकिन इसका जो बाकी का हिस्सा है वह भारतीय शैली से प्रभावित है, यानी कि ईरानी और भारतीय शैली का शेरशाह सूरी ने किला है कून्हा नामक मस्जिद जो दिल्ली के पुराने किले के पास स्थित है उसमें इसने बखूबी प्रयोग किया। इसी तरह से बिहार में उन्होंने झील के बीच में सहस्राम का मकबरा भी बनवाया है, जो ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। बाहर की जो डिज़ाइन है वह डिज़ाइन तो ऐसी लगती है मुस्लिम शैली है, लेकिन अंदर जो बनाया गया है अलंकृत जो खंभों के द्वारा वो खड़ा किया गया है, खंभों के शिरोभाग है, उन पर जो ओटदार छतें हैं, वह सब हिंदू शैली से प्रभावित है। तो सहस्राम का मकबरा भी अपने आप में एक अनूठा है। इस मकबरे की अपनी विशेषताओं के आधार पर कालांतर में इसमें जो विशेषता में समाहित नज़र आती है उसमें शाहजहाँकालीन ताजमहल की जो स्त्रीओचित्य जो हमें नज़र आता है प्रभाव वह भी नज़र आता है। इसी तरह तुगलक काल की जो गंभीरता है इमारतों की वह भी इस मकबरे में हमें नज़र आता है। इसी आधार पर पर्सी ब्राउन और स्मिथ जैसे विद्वानों ने सहस्राम के मकबरे की काफ़ी प्रशंसा की है। इस प्रकार से मैंने आज आपको सल्तनतकालीन स्थापत्य शैली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अगली क्लास में फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।